हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का डे 83। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो फ्रेंड्स बीपीएसएससी के पैटर्न पर बनाया गया, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि मानसोलास नामक ग्रंथ किस विद्या पर आधारित है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा। आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स शिल्प शास्त्र पे आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं मानसोलास जो नामक ग्रंथ है फ्रेंड्स, इसकी जो रचना है वो किसने की थी। तो इसके रचयिता माने जाते हैं चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर तृतीय। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स ये संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ माना जाता है। क्लियर। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे फ्रेंड्स अभिलाष तार्थ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास ने अपनी रचना सुर सागर के माध्यम से कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। सबसे पहला बात यह कि सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखना है कि फ्रेंड्स सूर सागर के रचनाकार कौन थे, तो सूरदास थे। यहाँ पे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गई। अब ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि सूर सागर के माध्यम से कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। पहले पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्या है फ्रेंड्स कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान संत कवि चैतन्य प्रभु ने कीर्तन के माध्यम से कृष्ण भक्ति की धारा को बढ़ावा दिया। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक गौड़ीय संप्रदाय के एक संस्थापक भी माने जाते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैतन्य महाप्रभु को निमाई पंडित के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। दोनों ही कथन सही है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि सैयद सलार मेला के तालाब में स्नान करने से लोगों को कुष्ठ और त्वचा रोग से छुटकारा मिलता है। यह कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स बहराइच में। और ये बहराइच कहाँ पे पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस चीज को आप याद रखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यार है। बताइए फ्रेंड्स ये बात किसने कही थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन में बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन देखिए क्या है। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था। ये क्वेश्चंस बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा कि एक्चुअली इस क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य ये था फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करना था। ये मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी के आरंभ में, यानी कि 1917 के करीब जो आप चंपारण सत्याग्रह आपको पता है कि बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। उसमें हुआ क्या था कि 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेज जो थे, अंग्रेज बगान के मालिकों ने बिहार के किसानों को अनुबंध के तहत फ्रेंड्स नील की खेती के लिए बाध्य किया था, जिसकी वजह से आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 3/10, जिसको 3 कठिए कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में स्थापित की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स 3 और 4। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनके नेतृत्व में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। कब, तो 1928 में करीब की गई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है। ध्यान से बताइए कि हर्षवर्धन के द्वारा इनमें से कौन सी रचना नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना की थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी 3 रचनाएं थी। और उसको कैसे हम लोगों ने याद किया था, एक बार मैंने आपको ट्रिक बताया था पिराना मछली से। ठीक है फ्रेंड्स, पिराना। ठीक है, यानी कि ये मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन जो है वो पिराना मछली पसंद करता है। तो देखिए पी का मतलब प्रियदर्शिका, रा का मतलब रत्नावली और ना का मतलब नागानंद। ये तो क्लियर हुई कि हर्षवर्धन की ये तीनों रचना है। लेकिन हर्षचरित्र जो था फ्रेंड्स, इसके दरबार में जो रहते थे बाणभट्ट, उन्होंने इसकी रचना की थी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, केवल जो कि
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है कि केवल 4 जो इसकी रचना नहीं थी। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन में देखिए क्या दिया गया है फ्रेंड्स कि उलूग खानी नहर किस नदी से निकल करके बनाई गई थी। उलूग खानी नहर जो है वो किस नदी से निकलकर बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स यमुना नदी। क्लियर, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स मुगल नहीं, मध्यकालीन भारत में जो फिरोज शाह तुगलक था उसके समय में ये नदी काफ़ी चर्चा में थी। ठीक है, यानी फ्रेंड्स उलूग जो खानी नहर है यह यमुना से निकल के हिसार तक जाती थी, करीब करीब 150 मील थी ये लंबी, 150 मील लंबी थी। एक और नदी इसी के साथ आती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जो कि पेपर में हो सकता है कि पूछ ले, राजवाही नहर। क्लियर, इसी के शासनकाल में इसकी भी चर्चा की गई है, राजवाही नहर, जो कि सतलज से निकल करके घग्गर तक जाता था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, लॉर्ड वेलेस्ली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करेंगे। यानी फ्रेंड फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1799 में समाचार पत्रों का प्रक्षेपण अधिनियम पारित कर दिया गया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसरशिप लागू कर दिया गया। ये पॉइंट्स आपको पता है फ्रेंड्स कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सेंसरशिप लागू किया गया था। कब किया गया था? 1799 में। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कलकत्ता में नागरिक सेवा के भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये फ्रेंड्स कि नीचे आपको कमेंट करके बताना कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट्स ही करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मनसुख लाल नजर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहाँ पे उनके एक मित्र थे जिनका नाम था मदनजीत रे। क्लियर, मदनजीत ने फ्रेंड्स गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा था और उन्होंने इस प्रस्ताव में ये कहा कि क्यों ना द इंडियन ओपिनियन नाम का एक समाचार पत्र निकाला जाए। और बाद में फ्रेंड्स इसी समाचार पत्र को निकाला गया और जिसके प्रथम जो संपादक थे वो यहाँ पे आप देख रहे हैं मनसुख लाल को बनाया गया था। इसलिए कह सकते हैं कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम जो संपादक थे वो मनसुख लाल थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स केवल एक, इंडियन नेशन जो था इसका प्रकाशन पटना से होता था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि 1931 में दरभंगा के महाराजा कमेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन स्टार्ट किया था और इसका जो प्रकाशन होता था वो पटना से होता था। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1993 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स पूना, जिसे आज हम पुणे के नाम से जानते हैं। उस समय हरिजन का प्रथम जो अंक स्टार्टिंग किया गया था वो 11 फरवरी 1933 को स्टार्ट किया गया था पूना से। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स हसन बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स आई होप कि आपने अभी तक वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? बताइए फ्रेंड्स, गुप्त जो राजवंश था वो किस कारण से प्रसिद्ध हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स कला और स्थापत्य के लिए ये काफ़ी फेमस हुआ। आपको पता है फिर मंदिर बनाने की जो कला स्टार्ट की गई थी, मंदिर बनाने की जो परंपरा स्टार्ट की गई थी वो गुप्त राजवंश से स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन में क्या बनता है कि भाषीय आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले किस आयोग की गठन की गई थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स धर आयोग। ध्यान रखिएगा सबसे पहले धर आयोग का गठन किया गया था, किस लिए? तो राज्य के पुनर्गठन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, श्याम, इसका पूरा नाम अगर बात करें धर आयोग का पूरा नाम क्या था? श्याम कृष्ण धर आयोग की अध्यक्षता में फ्रेंड्स एक 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी। इस आयोग ने फ्रेंड्स भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था और उन्होंने ये कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन
का समर्थन किया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो पहला ये था और बाद में फ्रेंड्स आपका फजल अली की आयोग की अध्यक्षता में जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्षता की गई थी, गठन की गई थी, जिसमें फ्रेंड्स सबसे भाषाई आधार पर पहले बनने वाला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश बना था। देखिए नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र में शामिल है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज्य तंत्र में शामिल कौन कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक कह सकते हैं या फिर पंचायत समिति कह सकते हैं, और जो आपका एक होता है जिला परिषद, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये जो बनाया गया था किस अधिनियम के तहत, तो 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, और जो लागू ये हुआ वो कब हुआ, तो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 92 में अधिनियम था, 93 में लागू हुआ था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या दिया गया, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक सही तिथि क्या है, यानी अंतिम बैठक जो हुई थी उसकी सही तिथि क्या है। संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950। ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, अंतिम बैठक 26 जनवरी 1950 को हुआ, और ये हमारा जो संविधान लागू हो गया वो 26 जनवरी 1950 से लागू हो चुका था। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान सही नहीं किया गया। का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किसी राज्य का नाम बदलना जो कि राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं होती है। ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता है कि आर्टिकल 3 के अनुसार नए राज्यों का गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन करने का जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो कि बी गलत तरीके से मैच किया गया था। क्लियर, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को पढ़िए और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि उपरोक्त का सही कालक्रम क्या है। क्लियर, यानी आपको क्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में जो चौथा आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 को किया गया था पहला आम चुनाव। जो कि चौथा की अगर बात करें तो चौथा हुआ था फ्रेंड्स 1967 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करते हैं हरियाणा राज्य का बनना। हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था पंजाब से अलग होकर ये 1966 में बना था। मैसूर राज्य का नाम बदल करके कर्नाटक रखना जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। मेघालय और त्रिपुरा राज्य जो पूर्ण राज्य बना था ये कब बना था, तो 1972 में बना था। अब हम इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले हुआ फ्रेंड्स आपका 1966, यानी कि 2 होना चाहिए। तो 2 यहाँ पे देखिए, 2 इसका हो गया या फिर इसका हो गया। क्लियर, यानी कि 2 होगा, उसके बाद हमारा 1 बनेगा 66 के बाद 67। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4 और उसके बाद 3। कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एकल नागरिकता भारत के संविधान देता है भारतीय नागरिकों को। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार दिया जाता है, जिसको कह सकते हैं जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पायकारा जो जलप्रपात है फ्रेंड्स वो तमिलनाडु राज्य में, कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में ऊटी से करीब करीब कुछ दूरी पे पड़ता है, करीब 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर नीलगिरी पहाड़ी पर ये स्थित एक जलप्रपात है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जोग जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है, तो आपको पता है फ्रेंड्स जोग जो है वो कर्नाटक में स्थित है। एना कहाँ पे पड़ता है, एना एमपी में पड़ता है, और धुआंधार भी एमपी पे पड़ता है, और ये दोनों फ्रेंड्स वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन में देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। किस नदी को उड़ीसा के शोक के रूप में कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी को। ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दूं, जो महानदी का उद्गम स्थान होता है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में होता है, जहाँ पे सिहावा जो कह सकते हैं सिहावा के समीप। क्लियर, और इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसकी जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है, तो ब्राह्मणी और वैतरणी, ये 2 पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या,
नेक्स्ट वन हमारा ये बनता है कि फ्रेंड्स कि भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा एक कथन जो कि भारत के संदर्भ में गलत किया गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, ठीक है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17% है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण छोर तक की मापी गई वास्तविक दूरी पूरब से पश्चिम की छोर की मापी की तुलना में अधिक होती है। ये ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऊपर से नीचे तक की जो दूरी मापते हैं वो ज़्यादा होता है और ये आपका कम होता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी और 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित। देखिए यहीं पे ये पॉइंट्स गलत किया गया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारा जो पूरा तरह से जो भारत है वो क्या पड़ता है, ये आपका आप देखे होंगे कि जो इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री है और इसके ऊपर पड़ता है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी हमारा जो है वो करीब करीब 876 किलोमीटर के करीब आता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर में है तो कह सकते हैं कि तो उत्तर में ही पड़ता है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में ही होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे दक्षिणी नहीं उत्तरी होना ही चाहिए था, उत्तरी अक्षांश में ही पड़ता है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको करना होगा दोनों तरफ उत्तरी। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी को भी एक बार देख लीजिए कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, जनसंख्या में दूसरा और भारत जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर 26, अरल सागर जो है कि किन दो देशों के मध्य अवस्थित है। बताइए फ्रेंड्स, अरल जो सागर है वो किन दो देशों के बीच अवस्थित है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित है। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको बताना है नीचे कमेंट करके दोनों देशों की राजधानी क्या होती है। नीचे आप कमेंट्स करके बताइए कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोलम जनजाति किस राज्यों में पाई जाती है। ध्यान से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बताइए कोलम जनजाति जो है फ्रेंड्स किस राज्यों में पाई जाती है, किन राज्यों में पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोलम जो जनजाति होती है आंध्र प्रदेश में भी मिलती है और मध्य प्रदेश में भी मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन में महाराष्ट्र होता तो महाराष्ट्र को भी आप टिक कर सकते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है कोलम जनजाति। क्लियर। तो यहाँ पे फिलहाल 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारत को खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। तो बताइए फ्रेंड्स कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल 6 भागों में बांटा गया। और वो 6 भाग कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताता हूँ। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप, ये 6 भागों में बांटा गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि कर्क रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन असत्य है। तो ध्यान से पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इसमें कौन सा कथन असत्य है। कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया, तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट आपको भी क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कर्क रेखा जो होती है वो उत्तरी अक्षांश होती है, वो 23.5 डिग्री होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करते हुए कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि ये भारत से बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो ये कह सकते हैं कि लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है और ये कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इस पर भी कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड पॉइंट भी राइट होता है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ अंतिम 3 राज्य जो है वो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर से गुजरते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स गलत है, और वो पॉइंट्स क्या गलत है, तो यहाँ पे मणिपुर नहीं, जो कि मिजोरम होना चाहिए। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि इस क्रम में होता है। अगर पूरब से पश्चिम की तरफ देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि यहाँ पे मणिपुर इसमें नहीं आता है। क्लियर। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो करेक्ट था, लेकिन थर्ड पॉइंट जो कि गलत है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। तो बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से सटता है। लद्दाख जो फ्रेंड्स अगर नए मैप के थ्रू अगर देखें तो नई मैप में ये सट चुका है। पहले तो ये नहीं सटता था, लेकिन जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना तो लद्दाख इसमें सटता है।
क्लियर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को मिलाकर के लद्दाख बनाया गया। तो पहले जम्मू कश्मीर ही सटता था, लेकिन अब लद्दाख भी हिस्सा बनाता है। और जम्मू कश्मीर तो ऑब्वियसली इसमें है ही। पंजाब को आपको पता है फ्रेंड्स, पंजाब भी सटता है और यहाँ पे गुजरात भी सटता है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें सीमा नहीं लगाते, इसलिए राइट आंसर हम टी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शंस में जो कि चारों दिए गए वो बिल्कुल करेक्ट है। चारों के चारों सीमा पाकिस्तान से बनाती है। और इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी एक ट्रिक भी बना रखा है, जितने भी पड़ोसी देशों से जितने भी राज्य साझा करती हैं उनका अलग से मैंने एक वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर है बीपी सिंह। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय जो कि ये कह सकते हैं कि करारोपण और सार्वजनिक ऋण, इससे संबंधित जो भी नीति होती है उसको हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत रखते हैं। और इसकी जो घोषणा की गई थी वो वित्त मंत्री कौन थे? बीपी सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। बताइए, भारत में जो मुद्रास्फीति होती है वो मापी जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है बी, वित्त मंत्रालय, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है। ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बताइए, ग्रेसम का नियम फ्रेंड्स किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुद्रा का परिचालन। और इनकी एक कहावत है जो कि पेपर में भी देखने को मिलती है फ्रेंड्स, यानी कि ग्रेसम के नियम के अंतर्गत ही ये आता है कि यदि फ्रेंड्स सभी परिस्थितियाँ यथावत रहें तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकालकर बाहर करती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा के प्रचलन, जो कि ग्रेसम के नियम से संबंधित है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? बताइए, भुगतान संतुलन का जो शब्द है इसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेंड्स आयात निर्यात से। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि भारत के पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वनोन्मूलन, यानी कि वनों की जो कटाई होती है इसका सबसे जो कि ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पारिस्थितिकी असंतुलन पे। क्लियर, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिंग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेश में पाया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, एक सिंग वाला गेंडा जो है वो किस प्रदेश में पाया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है बी, यानी फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल और आसाम, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल के किस अभ्यारण्य में एक सिंग वाला गेंडा मिलता है? तो जलदपाड़ा जो आपका अभ्यारण्य है इसमें मिलता है। ठीक है, इसको जल्दापाड़ा भी कहते हैं, जलपाड़ा भी कहते हैं, जो भी आप याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। और असम में बात करें तो फ्रेंड्स असम के काजीरंगा और मानस, इसमें क्या होता है? एक सिंग वाले गेंडा मिलते हैं। ठीक है, और साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि एक सिंग वाले गेंडा अगर जो देश अगर पूछते तो इस टाइप के होते हैं, नेपाल में भी मिलते हैं, भूटान में भी मिलते हैं और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं एक सिंग वाले गेंडा। तो भारत में भी आपने देख ही लिया। नेक्स्ट में क्या बनता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स देहरादून। क्लियर होगा, राइट आंसर देहरादून। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस जोन को विभाजित कर पूर्व मध्य रेलवे, यानी फ्रेंड्स हाजीपुर का गठन बिहार में किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किस जोन को विभाजित करके मध्य पूर्व रेलवे, यानी फ्रेंड्स पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जो मुख्यालय इसका, किसके तोड़ करके ये बनाया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो कि फ्रेंड्स राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर पूर्व रेलवे को तोड़ करके बनाया गया था पूर्व मध्य रेलवे। और ये कब बनाया गया था फ्रेंड्स? अगर पूछ ले कि पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कब की गई थी तो आप याद रखेंगे 8 दिसंबर, कब किया गया था? 8 दिसंबर 1996 में। ठीक है, 1996 में। क्लियर फ्रेंड्स, आपके एक छोटा सा क्वेश्चन, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है फ्रेंड्स कि बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता होती है?
बिहार राज्य के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा के उत्तरी मैदान में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है, यानी फ्रेंड्स ग्रंथि और हार्मोन के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स अग्नाशय है, तो अग्नाशय में देखें तो इसका एक यहाँ पे मैच कर रहा है ग्लूकोगॉन। ठीक है, ग्लूकोगॉन जो फ्रेंड्स ये आपका हार्मोन होता है और इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय के साथ ये निकलता है। अगर बात करें फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि से अवटुक ग्रंथि उत्तेजक हार्मोन ये आप मैच कर सकते हैं, यानी कि 2 बी का यहाँ पे मैच होगा बी के 3 के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका ए तो बिल्कुल करेक्ट है। आगे देख लीजिए, अधिवृक्क की बात करें तो अधिवृक्क फ्रेंड्स यहाँ से निकलता है कॉर्टिसोल। राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि कोशिका में प्रवेश करने वाली बाह्य सामग्री जैसे फ्रेंड्स बैक्टीरिया या फिर भोजन, साथ ही पुराने ऑर्गेनल्स का समापन होता है। कहाँ पे समाप्त होता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स लाइसोसोम। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और लाइसोसोम को ही क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि संपीडक प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में किस यौगिक की मात्रा सर्वाधिक होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म भी कभी कभी देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा मीथेन की होती है, लेकिन एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा ब्यूटेन की होती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या, नेल्सन अभिकर्मक का उपयोग किस गैस की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेस्लर जो अभिकर्मक है फ्रेंड्स एक कैटलिस्ट है, इसका उपयोग किसके उपस्थिति का पता लगाने के लिए करते हैं। इसका सही उत्तर है अमोनिया। अमोनिया गैस का पता लगाने के लिए इस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है कि मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच जो वैल्यू है वो कितना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स जो रक्त होता है एक प्रकार का उत्तक होता है, ठीक है, और इसका संयोजी उत्तक होता है। इसका राइट आंसर क्या है, 7.4। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का क्षारीय होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, इसका कारण क्या है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, यानी फ्रेंड्स हीलियम का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होता है, वो वायु से भी कम होता है, इस वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण में बृहद रूप से मिस धातु का प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा जो वीडियो एंड होने वाला है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रेंड्स सिगरेट लाइटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिस धातु का जो प्रयोग होता है वो सिगरेट लाइटर के बनाने में प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखी होती तो राइट आंसर इसका डेफिनेटली कर सकते थे। ऑब्वियसली ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन किसके अंतर्गत आता है, तो ये हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। और हैलोजन ग्रुप किसको कहते हैं, तो फ्रेंड्स जो आपका 17 ग्रुप होता है, ठीक है, 17 ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 22 मई को। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कल फ्रेंड्स संडे और आपको पता है कि संडे के दिन हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो कल मैं मॉर्निंग में आपको वीकली करंट अफेयर्स ला रहा हूँ, यानी कि पिछले एक वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि 30 क्वेश्चंस के साथ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी मैं करूँगा। तो आप लोग सभी वीडियो को सपोर्ट जरूर करा करें। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ये तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस था, लेकिन अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये चीज़ आप याद रखेंगे 29 दिसंबर को। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ एबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स ए और बी दोनों, हिलेली फुटसेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस दोनों को दिया गया। अब पूछा जा सकता है कि हिलेल किस देश के हैं और ग्रेगरी किस देश के हैं। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हिलेल जो है वो इजराइल के हैं और ग्रेगरी रूस के हैं। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। 2019 का किसे मिला था, तो 2019 को मिला था, अमेरिका की हैं ये और ये महिला है कारेन केस्कुला, इनको मिला था एबेल पुरस्कार 2019। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने फिलहाल 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया लिया। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही और आपको वीडियो आज की कैसी लगी हो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके सामने क्यूज क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।